नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे और जो सबसे अच्छे 200 एमसीक्यूज बनते हैं उसको करेंगे डिस्कस। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से अंत तक आप वीडियो को वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास कहां पर संपन्न हुआ। याद रखना कि मित्र शक्ति नामक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भारत करता है श्रीलंका के साथ और ये अभी हाल ही में पुणे में संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए, पुणे में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है औध। क्या नाम है? औध। तो पुणे के औध मिलिट्री स्टेशन पर यह युद्धाभ्यास संपन्न किया गया था। नाम है मित्र शक्ति और भारत और श्रीलंका साथ साथ इस युद्धाभ्यास को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भारत के नए सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के पद पर कौन आए हैं। तो सही जवाब है इसका सोमाराय बर्मन, यानी कि विकल्प सी हमारा सही जवाब है। और सोमाराय बर्मन ने स्थान लिया है जेपीएस चावला का। तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, नासा के किस स्पेस क्राफ्ट ने विक्रम लैंडर को खोज निकाला था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो विक्रम लैंडर था वो चांद पर जाकर गुम हो गया था, उसकी सही लोकेशन नहीं मिल रही थी। तो उसको जो है नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है जो विकल्प में दिया गया है, तो उसने खोज निकाला था। आपको उसका नाम बताना है और सही जवाब इसका बन रहा है LRO स्पेसक्राफ्ट, यानी कि ऑप्शन ए। अब यहाँ पर जो LRO है इसका फुल फॉर्म ही आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इसका फुल फॉर्म है ल्यूनर रिकॉन्नाissance ऑर्बिटर। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग का उच्चारण लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे। तो ये है इसका फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपको बतानी है कि ये किस डेट को मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोल्यूशन की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब क्या बन रहा है? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 1 जनवरी या फिर 9 जनवरी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात मैं और भी आपको बता दूं कि 2 और 3 दिसंबर की जो रात थी, 2-3 दिसंबर की रात वर्ष 1984 में, उसी वर्ष जो है भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जिसे आप जानते हैं, तो ये जो भोपाल गैस त्रासदी थी ये 2 दिसंबर की रात को ही मानी जाती है। और यही वजह है कि 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में मनाया जाता है। तो थोड़ा सा दोनों को एक दूसरे से आप रिलेट कर लेंगे तो चीजें आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। और एक बात मैं और भी आपको बता दूं कि उस दौरान जो गैस वहां पर लीक हुई थी उसका नाम था MIC। ये क्वेश्चन भी आता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, और कंपनी कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी जो कि पेस्टिसाइड बनाती थी और इसका लोकेशन भोपाल मध्य प्रदेश में था। एक क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कुमरी, ठीक है, कमोरी पढ़िए या फिर कुमरी पढ़िए, नामक चक्रवात किस देश में आया था। कुमरी नामक जो चक्रवात था वो भी हाल ही में किस देश में आया था? वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका या फिर म्यांमार। सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि फिलीपींस। याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, तो ये फिलीपींस में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, FSSAI किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या फिर वन और पर्यावरण मंत्रालय। मे भी आपका जो दिमाग है वो जा रहा हो ऑप्शन सी या डी में से, लेकिन सही जवाब बन रहा है इसका ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है FSSAI। ठीक है, तो जरूर याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहेंगे आप? कैडावेरिक ऑर्गन डोनेशन, यानी कि जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो लोग अपने बॉडी ऑर्गन्स को दान करते हैं, तो इसको जो है कैडावेरिक ऑर्गन डोनेशन कहते हैं। ये स्वेच्छा से शुभ काम के लिए अपना शरीर को दान कर देना। तो इसमें जो है पिछले 1 साल से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैडावेरिक ऑर्गन डोनेशन में पिछले 5 साल से पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब बन रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक सवाल जो आपके सामने आ रहा है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए कि साल की शुरुआत में किस देश ने फेसबुक पर यूजर के डाटा का दुरुपयोग करने के लिए $1.6 मिलियन का जुर्माना लगाया था? $1.6 मिलियन का जुर्माना लगाने वाला देश था ब्राजील।
ब्राजील जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया, आप जानते हैं। और ब्राजील की जो मुद्रा है वो क्या है? ब्राजील की मुद्रा है रियाल। और एक बात और भी याद रखना कि हो सकता है पूछ लिया जाए कि इस वर्ष यानी कि 26 जनवरी 2020 को भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 26 जनवरी 2020 को ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम था जायर बोल्सोनारो, क्या नाम था इनका? जायर बोल्सोनारो, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। तो ये जरूर याद रखना आप, हो सकता है कि ये जो प्रश्न है ये भी रिपीट हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इसको आप एसडीजी इंडेक्स भी कहते हैं। तो एसडीजी इंडेक्स 2019-20 में पहले स्थान पर रहा है केरल। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आरओ की परीक्षा में भी पूछा गया था। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी केरल। आपको ये भी बता दें कि सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में जो पहला स्थान था वो केरल का था, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का था और तीसरा स्थान रहा था आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और जो सतत विकास लक्ष्य हैं इनकी संख्या है कुल 17, जिसे 2030 तक पूरे किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और ये भी याद रखना कि जो सुशासन सूचकांक होता है उसमें तमिलनाडु को पहला स्थान मिला था। अब एक सवाल और भी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो पहला हाथी पुनर्वास केंद्र है वो कहाँ पर खुला है? तो याद रखिएगा कि जो भारत का जो पहला हाथी पुनर्वास केंद्र है ये खोला गया है कोटूर में, कोटूर जो कि केरल में है। और भारत का जो पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पार्क है, भारत का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पार्क, ये भी केरल के तिरुवनंतपुरम में खुला है। तो ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। बात केरल की हो रही थी तो ये पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। और एक पॉइंट और आपको बताता हूँ, मयूर गुड़ जिसको जीआई टैग मिला था वो भी केरल का ही प्रोडक्ट है। और भारत का जो पहला इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर है, भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर, ये कोझिकोड केरल में ही खुला है। और कैंसर केयर पर मालदीव के साथ केरल सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं केरल के हिसाब से, तो आपको पता होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बताइए कि धनु यात्रा नामक त्योहार ये कहां पर मनाया जाता है? धनु यात्रा, तो धनु यात्रा में क्या होता है, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके मामा कंस की जो जीवनी है वो इसमें दर्शाया जाता है। ये जो त्योहार है कुल 11 दिनों तक चलता है, 11 दिन। और ये जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और एक त्योहार और भी है उड़ीसा का जो कि काफी चर्चित रहता है और उसका नाम है बाली यात्रा। ठीक है, बाली यात्रा। तो बाली के बारे में आप जानते होंगे, भगवान राम के मददगार थे जो सुग्रीव। तो सुग्रीव और बाली जो थे वो आपस में भाई थे, आप जानते होंगे। बाली का वध किया गया था, उसके बाद सुग्रीव को राजा बनाया गया। खैर ये तो मैथोलॉजी हो गई। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अभिनंदन नामक योजना किस प्रदेश की योजना है? अभिनंदन, ये जो योजना है ये एजुकेशन लोन से जुड़ी हुई योजना है, जिसमें एजुकेशन लोन लेने पर जो एजुकेशन के लिए आप लोन लेंगे उसमें आपको छूट मिलेगी। तो ये जो योजना है वो चलाई जा रही है असम सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामिनी नामक महिला हेल्पलाइन किस प्रदेश में शुरू की गई थी? दामिनी नामक महिला हेल्पलाइन, इसमें जो महिलाएं हैं वो कॉल कर सकती हैं अगर उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है उनको, तो वो कॉल कर सकती हैं, जिसका हेल्पलाइन नंबर था 8114281142 और 5 बार 7। ठीक है, तो ये दामिनी हेल्पलाइन है जो कि शुरू की गई थी और वर्तमान में भी काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो 2 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में किन्नरों के लिए, जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए जो पहली यूनिवर्सिटी है वो कहां पर खोली जा रही है, ये पहला सवाल होगा। दूसरा होगा कि वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, यानी कि गिद्ध जो तेजी से नष्ट हो रहे हैं उनके संरक्षण के लिए जो केंद्र है ये किस जिले में खोला जा रहा है? तो दोनों के जवाब मैं आपको दे देता हूं कि उत्तर प्रदेश में किन्नरों के लिए जो पहला विश्वविद्यालय खोला गया है वो कुशीनगर में है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वल्चर कंजर्वेशन सेंटर ये महाराजगंज में खोला गया है। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विदेश मंत्रालय ने हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग में किस देश को शामिल किया है? हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग में विदेश मंत्रालय ने किस देश को शामिल किया है? तो मेडागास्कर, मोजाम्बिक, कोमोरोस या फिर इनमें से कोई और? तो सही जवाब है मेडागास्कर और कोमोरोस को। ठीक है, तो ऑप्शन
ए एंड सी जो कि विकल्प ई में है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ई होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए कि ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानवाधिकार दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे, और याद रखिएगा कि ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को होता है। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या होता है ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है ये विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोनों पॉइंट्स यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक 2019 में पहला स्थान किस देश को मिला है? मानव विकास सूचकांक जिसको आप कहते हैं HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बात हो रही 2019 की, जिसमें पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे। ठीक है, और अगर हम बात करें भारत की तो इंडिया की जो पोजीशन है वो 129 है, तो ये भी आप याद रखना। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए बिल्कुल। इसके बाद क्रमशः आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी साहित्य में उत्कृष्टता के लिए गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार, गंगाधर नेशनल अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया? और ये जो पुरस्कार है गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार, ये दिया गया था विश्वनाथ प्रताप तिवारी को, यानी कि VP तिवारी। ठीक है, तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन होगा कि आमिर खान ने मिशन शक्ति स्पोर्ट्स इनिशिएटिव ये किस राज्य में लॉन्च किया? मिशन शक्ति स्पोर्ट्स इनिशिएटिव आमिर खान ने किस राज्य में लॉन्च किया था? जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य यमुना नदी के पानी को बेचने की योजना बना रहा है? कौन सा राज्य यमुना नदी के पानी को बेचने की योजना बना रहा है? तो इसका सही जवाब क्या बन रहा है? ऑप्शन ए यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? जयराम ठाकुर जी। और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल, उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो ये बातें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर 2024-25 तक कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजना की रूपरेखा तैयार की है? तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं यानी कि 2024-25 तक जितनी भी विकास की योजनाएं बनाई गई हैं उनको पूरा करने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो इसके लिए एक फार्मूला भी दिया गया है, वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला है 39 और 22। ये फार्मूला याद रखना आप, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो खर्च होगा वो 2025 तक किया जाएगा, 2025 में 31 मार्च तक। ठीक है, तो जो वित्त वर्ष होगा 2024-25 का, तो 31 मार्च समाप्त होगा, तो 2025 में 31 मार्च तक ये जो राशि है जो कि होगी 102 लाख करोड़ रुपए, ये खर्च की जाएगी भारत की विभिन्न जो विकासात्मक योजनाएं हैं उस पर। और इसमें ये जो फार्मूला है, ये जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? तो ये जो पैसा है, ये जितना भी खर्च होगा उसका जो 39% है ये केंद्र देगा, केंद्र सरकार, और जो बाकी का 39% है ये राज्य सरकार, और जो बाकी का 22% है इसे जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो देंगी। ठीक है, तो ये फार्मूला है 39-22 का। कुल मिला के 102 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 31 मार्च 2025 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। ICC ने 5 दिवसीय टेस्ट मैच को खत्म करने की योजना बनाई है, तो यह योजना कब से अस्तित्व में आएगी? देखिए, जो टेस्ट मैच है लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम हो रहा है। वनडे लोग ज्यादा देख रहे हैं, वनडे से ज्यादा लोग अब T20 देखते हैं, और IPL तो बहुत ही लोकप्रिय है क्योंकि इसमें समय कम लगता है। तो ICC जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद वो ये विचार कर रहा है कि आने वाले कुछ समय में जो 5 दिन का जो टेस्ट मैच होता है उसका जो फॉर्मेट है उसको खत्म कर दिया जाएगा 2023 से। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि ICC का जो मुख्यालय है वो दुबई में है। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मुस्तफा कमाल, चेयरमैन है शशांक मनोहर, और CEO कौन है? मनु साहनी। तो प्रेसिडेंट, चेयरमैन और CEO तीनों लोगों के नाम आपको पता होने चाहिए। मुख्यालय तो दुबई में है ही, आप जान रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ किताबें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अमेजन पर ये किताबें सबसे ज्यादा बिकी हैं, तो इनके नाम आपको बताना है कि इन किताबों के जो लेखक हैं वो कौन से हैं।
एक किताब आई थी हाल ही में, रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त, रावण आर्यवर्त का शत्रु। दूसरी किताब है गन आइलैंड। तीसरी किताब है द फेट ऑफ बटरफ्लाइज। और चौथी किताब है द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स। ठीक है, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स। तो ये जो किताबें हैं ये बेस्ट सेलर किताबें हैं। और बताइए कि कौन सी किताब आपने पढ़ी है। फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर किताबों को बाई करना चाहते हैं कोई भी किताब, तो इसका डायरेक्ट बाई लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आइए देखते हैं। ये जो किताब है रावण आर्यवर्त का शत्रु या रावण आर्यवर्त का दुश्मन, ये किताब अमीश त्रिपाठी की लिखी गई है। अमीश त्रिपाठी की जो शिवा ट्रायोलॉजी आई थी वो बहुत ही बेहतरीन सीरीज थी। मैंने पूरी किताब पढ़ी और मुझे बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही रुचिकर, बहुत ही नॉलेजफुल लगा था। पढ़ना चाहते हैं तो आप भी पढ़ लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। गन आइलैंड ये जो किताब है ये अमितोव घोष ने लिखी है। फेट ऑफ बटरफ्लाइज किताब नयनतारा सहगल के द्वारा लिखी गई है। और द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स नामक जो किताब है ये चित्रा बनर्जी की किताब है। ये सभी किताबें जो है बेस्ट सेलर के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का वह शहर जिसने ऑनलाइन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए पोर्टल बनाया है। तो ये कौन सा शहर है जिसने ऑनलाइन ठोस अपशिष्ट यानी कि वहां पर जो वेस्ट निकलेगा उसको मैनेज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। और ये जो पोर्टल है वो बना है चेन्नई में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा बताइए कि त्रिचूर जो है ये मतलब किस प्रदेश में आता है। त्रिचूर नामक जो शहर है ये किस प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये कब मनाया जाता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये कब मनाया जाता है। सही जवाब इसका है ऑप्शन सी। याद रखिएगा 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ जातियों को जनजातियों में यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बदला गया है। तो ये जो जातियां थी परिवार तलवार और सिद्धि नामक जो जातियां थी इनको एसटी में बदल दिया गया है। तो ये जो जातियां हैं वो किस प्रदेश की हैं। और इसका सही जवाब क्या बनेगा, परिवार तलवार और सिद्धि ये जो जातियां हैं ये कर्नाटक की हैं जिनको अब एसटी में रखा गया है। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। अगला क्वेश्चन। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा घोषित विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं में भारत की सबसे ताकतवर महिला कौन है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। फोर्ब्स पत्रिका ने जो 100 सबसे पावरफुल सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की है उसमें दुनिया की जो सबसे ताकतवर महिलाएं हैं उनमें भारत की सबसे ताकतवर महिला के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो फिलहाल सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। और ये जो ग्लोबल लिस्ट है भारत में तो ये पहले स्थान पर आ रही हैं, लेकिन जो ग्लोबल लिस्ट है उसमें ये 34वें स्थान पर आती हैं। और दूसरा जो स्थान है ये रोशनी मंदार का है। ठीक है, तो भारत में सबसे ताकतवर है निर्मला सीतारमण जिनका ग्लोबल लिस्ट में जो क्रम है वो 34वां है। भारत में ये पहले स्थान पर है। और भारत में ये वर्तमान में कौन है, वित्त मंत्री, अवर फाइनेंस मिनिस्टर। तो याद रखिएगा। और आपको ये भी बता दें कि दुनिया में जो सबसे ताकतवर महिला है वो जर्मनी की जो तानाशाह है एंजेला मर्केल, उनका स्थान है। कई सालों से ये पहले स्थान पर है। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है। नाडा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया है। सही जवाब इसका है ऑप्शन डी यानी कि सुनील शेट्टी। सही है, सुनील शेट्टी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में सीसीपीआई भी कहते हैं। सीसीपीआई में भारत किस स्थान पर है। और इसी के साथ ये भी बताइए कि पहले स्थान पर कौन सा देश है। ठीक है, तो सीसीपीआई 2019 की लिस्ट है जिसमें भारत जो है 9वें स्थान पर है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानना कि कोई भी देश सूचकांक में समग्र रूप से सभी सूचकांक श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाया। इसलिए ये जो सूचकांक जारी हुआ उसमें पहले 3 स्थान जो थे वो खाली छोड़े गए थे। ठीक है, और ये जो इंडेक्स था ये मैड्रिड में आयोजित जो COP25 नामक सम्मेलन था उसी के आयोजन के आधार पर जारी किया गया था और उसी के दौरान भी जारी किया गया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCIP 2020, इसको 2019 भी मान सकते हैं आप, में स्वीडन ने
75.77 अंक प्राप्त कर चौथा स्थान प्राप्त किया था। यानी कि सबसे ऊपर जो है स्वीडन रहा, क्योंकि ऊपर के 3 जो स्थान थे वो खाली रहे और भारत रहा इसमें 9वें स्थान पर। ठीक है, तो ये जो सूचकांक है इसे जारी कौन करता है? तो इस सूचकांक को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क मिलकर सालाना इसे वार्षिक रूप से जारी करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार भारत में हो रहा है, भारत में दुनिया में पहली बार हो रहा है कि कोई जो है फ्लाइट, कोई जो एरोप्लेन होता है वो बिजली से उड़ाया गया, इलेक्ट्रिक से। तो ये उड़ाया था किसने? हार्बर एयरलाइंस ने। तो हार्बर एयरलाइंस ने विश्व का पहला बिजली से चलने वाला हवाई जहाज यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लाइट को किस शहर से उड़ाया था? इलेक्ट्रिक फ्लाइट को पहली बार किस शहर से उड़ाया गया? हार्बर एयरलाइंस के द्वारा। सही जवाब इसका बनेगा वैंकूवर, और वैंकूवर जो शहर है ये कनाडा का एक शहर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये घटना पहली बार हो रही है। सनस्क्रीन, जो सनस्क्रीन होती है यानी कि सन क्रीम, जिसके लगाने से आप जो है काले होने से बच जाते हैं, लड़कियां इस्तेमाल ज्यादा करती हैं और बहुत सारे मेल्स भी करते हैं, पुरुष भी। तो इसका जो यूज होता है तो उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो देखिए क्यों लगाया गया प्रतिबंध, ये मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। फिलहाल अगर आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। तो देखिए क्या होता है कि जो सनक्रीम मिलती है मार्केट में, तो ये मान लेते हैं कि आप हो गए, आप नहीं है कोई बात नहीं, तो आप या जो भी पर्सन जो है सनक्रीम लाता है वो चेहरे पर क्या करता है, उसे लगा लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज जो आती हैं ऊपर से, वो ये जो क्रीम होती है ना, ये आपका त्वचा हो गई, इसके ऊपर ये क्रीम हो गई, तो ये क्रीम क्या करती है, इस यूवी रेज को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि आपकी जो चमड़ी है वहां तक ये रेज पहुंचने नहीं पाती है। अब ये जो यूवी रेज है वो इसी क्रीम में जो है ना स्टोर हो जाती है। मतलब आपने ऐड देखा होगा कि उसमें दिखाते हैं कि वापस चली जाती है, वापस नहीं जाती है, ये जो क्रीम है उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इससे क्या नुकसान होता है? फिर आप क्या करते हैं कि जब आप चेहरे को वॉश करते हैं, धोते हैं, तो ये जो क्रीम है वो नाली के रास्ते धीरे धीरे क्या पहुंच जाती है समुद्र में, और समुद्र में जाने के बाद वहाँ के जो शैवाल होते हैं, ठीक है, उनको ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो पलाऊ नामक देश है, क्योंकि ये प्रशांत महासागर में बसा हुआ एक बहुत छोटा सा देश है जिसकी आबादी मात्र 20,000 है, तो क्योंकि ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया आपने देखा है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाएंगे उत्तर में तो यहीं पर आपको मिलेगा पलाऊ, और पलाऊ जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। तो अगर यहाँ पर जो शैवाल है वो खत्म हो जाएंगे तो बहुत गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा पलाऊ के निवासियों के लिए। इसलिए पलाऊ ने जो सन क्रीम होती है उसके इस्तेमाल को बैन कर दिया है। ठीक है, और इसका जो आधिकारिक नाम है वो पलाऊ गणराज्य है, और ये प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है, फिलीपींस के दक्षिण पूर्व में है, पापुआ न्यू गिनी के उत्तर में स्थित है। और राष्ट्रपति कौन है? टॉमी रेमेंगे साउ। टॉमी रेमेंगे साउ। इसरो द्वारा किस राज्य में छोटे उपग्रहों के लिए दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया है? दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र ये कहां पर बनाया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। और सही जवाब इसका देखिए है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तूतीकोरन, जिसको जो है कहते हैं थुड्डीकोटी या तूतीकोरन में ये जो दूसरा अंतरिक्ष से संबंधित यानी कि उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो बनाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब, याद रखना। अब बात यहाँ पर हो रही है तमिलनाडु की, तो बिल्कुल आप याद रखना। दो बातें और भी आपको बता देता हूं कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण हुआ था, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, इसमें जो सर्व सर्वेक्षण ग्रामीण में इसमें तमिलनाडु जो है वो पहले स्थान पर है। और मैंने आपको बताया था कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो जारी हुआ था इसमें भी तमिलनाडु जो था वो पहले स्थान पर था। तो दोनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन होगा कि पहली बार खेलो इंडिया गेम्स में कौन से 2 खेल शामिल किए गए? पहली बार जो खेलो इंडिया गेम्स होते हैं इसका तीसरा एडिशन अभी हाल ही में संपन्न हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, आपको पता होगा। तो यहां पर पहली बार 2 खेल खेले गए थे, और ये खेल थे लॉन बॉल और साइकिलिंग, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, लॉन बॉल और साइकिलिंग को। अब कुछ बातें और भी हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा आयोजन हुआ था गुवाहाटी में, और इसमें सबसे अधिक ट्रॉफी जीती है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र जो है ट्रॉफियों के मामले में
सबसे ऊपर रहा। और ओडिशा के भुवनेश्वर में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन कहां पर हुआ? ओडिशा के भुवनेश्वर में। और जो तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स था उसका आयोजन हुआ था गुवाहाटी में। तो दोनों को याद रखना, आपस में इसको मिक्स करके कंफ्यूज मत होना। और आपको ये भी बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण था वो नई दिल्ली में हुआ था, दूसरा हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, और तीसरा वाला गुवाहाटी में। तो खेलो इंडिया के जो तीनों एडिशन है वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विजिट नेपाल ईयर 2020 का शुभंकर क्या है? विजिट नेपाल ईयर 2020 का शुभंकर क्या है? देखिए, अगर आपने बचपन में कॉमिक्स पढ़ी है या फिर अगर आप जो कहानियां होती हैं मैथोलॉजी पर आधारित उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने यति का नाम सुना होगा। यति, इसको यति भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे हिम मानव भी कहते हैं। तो ये जो जीव होता है माना जाता है कि ये हो सकता है कि 1000 किलोग्राम का हो, काफी भयानक जीव होता है। ये बंदर और इंसान का मिला जुला रूप माना जाता है और कुछ तस्वीरें भी इसकी जारी हुई हैं। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने दावा भी किया था कि जो यति हैं इनके फुटप्रिंट भी पाए गए थे। तो ये फुटप्रिंट कहाँ पर पाए गए थे, अगर आपको याद है तो बताइए। और इसी को जो है शुभंकर घोषित किया गया है, ठीक है, नेपाल के द्वारा। विजिट नेपाल ईयर 2020 का जो शुभंकर है वो ये यति है। ठीक है, यति यानी कि हिम मानव। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य की सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया? 2020 में सबसे पहला जो जीआई टैग था वो सोहराई और कोहबर कला को ही दिया गया था। और ये जो सोहराई और कोहबर कला है ये झारखंड से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। यूएनईपी के इमिशन गैप रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के इमिशन गैप रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के अंत तक यानी कि वर्ष 2100 आते आते पृथ्वी का जो तापमान है वो कितना बढ़ जाएगा? और सही जवाब इसका 3.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि तापमान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो लोग एसी और फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है लगातार। फिलहाल इस पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है, नैरोबी कन्या में। और तापमान जो है वो 3.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, तो तापमान काफ़ी अधिक बढ़ सकता है। मध्य भारत यानी कि सेंट्रल इंडिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर बना है? पहला मेगा फूड पार्क ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश फिलहाल विकल्प में नहीं है तो रख लीजिए इसको। मध्य प्रदेश में एक स्थान है अवंती, देवास जिले में, जहां पर पहला मेगा फूड पार्क बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक, अब यह कानून में बन गया है। तो यह कितने राज्यों के जनजातीय इलाकों पर लागू नहीं होगा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम लोग इसका जवाब मतलब याद नहीं रख पाएंगे, तो आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि एक एक जो क्वेश्चन होते हैं इसी प्रकार के, उसी से मेरिट जो है वो ऊपर जाती है और मैक्सिमम लोग सिलेक्ट होते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 यह कितने राज्यों के जनजातीय इलाकों पर लागू नहीं होगा? तो इसका सही जवाब है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि उपरोक्त सभी जो राज्य हैं इनके जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर ये जो बिल होगा वो लागू नहीं किया जाएगा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये याद रहे। एमईडी यानी कि मेडिटेरियन डायलॉग्स का 5वां संस्करण किस राज्य या शहर में आयोजित किया गया? एमईडी यानी कि मेडिटेरियन डायलॉग्स का जो 5वां संस्करण था ये कहां पर आयोजित किया गया था? सही जवाब इसका क्या बनेगा? ये हुआ था रोम में। ठीक है, रोम क्योंकि इटली का एक शहर है, फिलहाल विकल्प में तो ये भी नहीं है, तो याद रखिएगा रोम। ठीक है, रोम इटली में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 कौन सी संस्था जारी करती है? ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट GMR 2020 ये कौन सी संस्था जारी करती है? और इसका सही जवाब है IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। तो IOM, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो ये भी आप याद रखना। आयरन यूनियन 2 नामक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये अमेरिका किस देश के साथ करता है? तो आयरन यूनियन 2 नामक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है यह अमेरिका इजराइल के साथ करता है।
तो याद रखना इसको। और ये है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। दिसंबर 2019 में पहली बार राज्यसभा में किस भाषा का प्रयोग किया गया? दिसंबर 2019 में पहली बार ये भाषा बोली गई थी राज्यसभा में, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो गई। और ये भाषा है संथाली। और ये भाषा बोली किसने थी? तो बीजेडी सदस्य सरोजनी हेम्ब्रम, नाम था उनका सरोजनी हेम्ब्रम। उन्होंने शून्यकाल के दौरान लोकमत से जुड़ा अपना मुद्दा संथाली भाषा में उठाया था, जिसको काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 40 एमसीक्यूज। बाकी के जो प्रश्न हैं वो लगातार आपको मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा। और सोशल मीडिया पर हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर ट्विटर, कहीं पर भी आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।